सेनेटर अफरान साहब, कल रात टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब के दरमियान और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची के दरमियान, और उसके बाद बयान आया है दोनों तरफ से। इस गुफ्तगू में जो भी बात हुई और इस कॉल में जो भी बात हुई है उसमें ईरान ने जो बयान दिया वो बड़ा वाज़ेह है और उसमें लगता है उन्होंने अपनी पॉलिसी बयान कर दी। यही बात जो अफसर रज़ा साहब अभी कह रहे थे, यही बात उन्होंने की है। मौक़िफ़ तो उनका उसूली तौर पे तो ठीक है, जारियत तो उन पे हुई है, उनके ख़िलाफ़ हुई है और हो रही है अभी तक, और वो ये कह रहे हैं कि पहले वो बंद करें। तो लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं उसमें यह कि अमेरिका और इसराइल तो उस वक्त पागल हुए हैं ना, और अमेरिका के अंदर भी लोग ट्रंप को कह रहे हैं कि पागल हो गया, लेकिन वो पागल हो गया या नहीं हुआ, जंग तो वो रोक नहीं रहे, नुकसान हो रहा है रीजन का, पूरी दुनिया का। क्या समझते हैं, पाकिस्तान इसमें कोई रोल प्ले कर सकता है अभी भी या नहीं? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, अगर हमने इस बात को समझना है कि ये जंग क्यों चल रही है, ये क्यों शुरू हुई है, तो हमें इसके पर्सपेक्टिव को देखना पड़ेगा कि इसके अंदर इसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है, इसके अंदर एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, फिर एक लीगल पर्सपेक्टिव भी है, मिलिट्री भी है। मिसाल के तौर पे अगर आप जाएं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे, तो 2023 तक 30% जितनी भी पेमेंट्स हो रही थी वो आउटसाइड द पेट्रो डॉलर होनी शुरू हो गई थी। और अमेरिका ने जब भी माजी में ये किसी ने भी किया है, सद्दाम हुसैन ने, गद्दाफ़ी ने डॉलर से के अगेंस्ट कोई भी सिस्टम बनाने की कोशिश की है, तो अमेरिका ने फिर उस निज़ाम को चलने नहीं दिया। बुनियादी बात जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका की है वो ये है कि वो ये समझते हैं कि अगर हमें एक ऐसी दुनिया जिधर डॉलर डोमिनेंट नहीं है, हमें वो दुनिया नहीं चाहिए। ये अमेरिकन पर्सपेक्टिव है। ठीक है। फिर अगर आप उसका रिलीजियस पर्सपेक्टिव देखें तो वो जो नेतन्याहू खुद कह चुका है, मेरी बात ना ले, नेतन्याहू की बात ले लेंगे, जी हम तो ये सुख तक करते जंग लड़ते रहेंगे, ये जंग को हम इसको वेज करते रहेंगे जब तक कि दज्जाल नहीं आया था, या जो उनका जो मसाला है मजहबी जंग है, इसमें कोई क्लैरिटी है। ट्रंप भी खुल के कह रहा है, पीठ हैकसत खुल के कह रहा है, मतलब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें इबाम नहीं है कि ये एक वाज़े तौर पे एक रिलीजियस एलिमेंट है इसके अंदर। जो रिलीजियस एलिमेंट है उनकी मोटिवेशन है, उन्होंने बता दी। इकोनॉमिक की मैंने आपको बता दिया, अमेरिका चाहता है कि वो प्रेडोमिनेटली दुनिया को गवर्न करे। तो उस पस मंज़र में जब आप रखें तो ये बुनियादी तौर पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे भी जो हो रहा है ना, वो भी आपको समझ में आएगा कि ईरान ने बेसिकली जो पेमेंट्स पहले डॉलर में हो रही थी उनको युआन में सेटल करना शुरू कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा धचका है अमेरिकन एम्पायर के लिए। इसलिए वो ज़्यादा जो आप कह रहे हैं ना वो पागल हो रहे हैं, ये बुनियादी जो इशू है वो इस चीज़ का है। फिर ये अगर कानूनी तौर पे इस मामले को देखा जाए, इस जंग को, तो क्या अमेरिकन कांग्रेस ने इसका अप्रूवल दिया था, जो कि बाय कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने अप्रूवल देना होता है। क्या आप इस तरह किसी भी मुल्क में हमला कर दें, इस तरह कोई खुद कहते हैं हम डेमोक्रेसी हैं, हम जो है वो ह्यूमन राइट्स को बड़े हम चैंपियन हैं और हम कानून को बड़े फॉलो करते हैं, दुनिया को ह्यूमन राइट्स के ऊपर लेक्चर देते हैं, तो भाई आपने कैसे एक नंगी जारियत जो है वो उसके ऊपर ईरान पे की बिला वजह? पहले भी आपने की, पिछले साल आपने इस साल फिर दोबारा की। तो ये है उसके अंदर, और हम ये समझते हैं बिल्कुल जो आप जैसे आपने बताया कि कल रात को बात भी हुई, और ईरान का जो मौक़िफ़ है वो ठीक है। अगर आप आज बंद कर दें, वो जितनी इन्होंने लड़ाई हुई उससे ये सीख लेंगे कि इनके क्या सिस्टम्स हैं, 6 महीने बाद फिर तैयारी करके इन पर हमला कर दें, तो ये तो इंडेफिनेटली चलता रहेगा ना, क्योंकि रिलीजियस वॉर है। ठीक, इसका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, रिलीजियस भी है। तो ये है सारा का सारा मामला। मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर जंग जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। इस खित्ते के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इससे मुतासर होंगे, बिलखुसूस ईरान के, GCC के, हम भी मुतासर होंगे, और हमें हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, और हमारी बड़ी नेक नियत ही है कि हम जो है जंग को ख़त्म करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करें। मगर इसके अंदर बहुत सारे स्पॉयलर्स मौजूद हैं, और आपको मालूम है जैसे इजराइल एक बहुत बड़ा स्पॉयलर है, वो नहीं चाहता जंग ख़त्म हो। तो ये है सिचुएशन। सेनेटर अफरान साहब, ये एक न्यूक्लियर इसका एस्पेक्ट भी है, उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे ईरान के हमला हुआ है, बुशहर में भी उनके उस पर काफ़ी जो प्रोटेक्टिव उसका वो स्ट्रक्चर था उसको भी नुकसान पहुंचा। अगर ये ताबकारी फैली खुदा ना खास्ता, तो ज़ाहिर है गल्फ़ के ममालिक को भी नुकसान होगा। पाकिस्तान बिल्कुल साथ है, बलूचिस्तान हमारा, कराची है, तो ये पानी के ज़रिए तो बहुत दूर तक आ सकती है। इस सिलसिले में पाकिस्तान की हुकूमत कोई सोच विचार, कोई प्लान कि इसको अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ये हुआ तो कैसे इसको काउंटर करना है? देखिए, पहली तो बात ये है कि जो बुशहर में इनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो एक सिविलियन प्रोजेक्ट है, उसके अंदर कोई एनरिचमेंट ऐसी नहीं हो रही जो मिलिट्री ग्रेड हो। आप उसको हिट क्यों कर रहे हैं? उसी को जवाब होना चाहिए ना, आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों हिट कर रहे हैं, और ख़ास तौर से उस सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिट कर रहे हैं जिससे कतर, बहरीन, UAE, पाकिस्तान, ईरान सारे के सारे इससे मुतासर होंगे, क्योंकि ज़ाहिर पूरी की पूरी वो जो
जो सी लाइफ है वो ख़राब हो जाएगी अगर वहाँ से सारा, और वो ज़ाहिर है उसका सारा इम्पैक्ट फिर हमारे जो फिशरमैन है उनके ऊपर आएगा, और बहुत ज़्यादा इसका जो है वो एक क्लाइमेटिक वो है। पानी तो पीने का वहाँ नहीं मिलेगा, पानी पीने का नहीं मिलेगा, वो डिसैलिनेशन से ऑलरेडी प्लांट से सारा कुछ वो लोग करते हैं। तो ये सवाल तो ये इनसे बनता है कि भैया आपको क्या मुसीबत पड़ी है कि आप ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले आपने हिट किया है और फिर अब आप जो है उनके वो पावर प्लांट को हिट कर रहे हैं। तो ये और मेरा ये ख्याल है कि ये मामला खाली हमारे डिप्लोमेसी से हल मुझे नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। इसके अंदर जो है वो एक जॉइंट फ्रंट बना के तमाम मुसलमान ममालिक को, इजराइल को जो है वो थोड़ा सा उसको बड़ा अच्छा पॉइंट करना पड़ेगा, वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा। सेनेटर अफरान, आपने जाने से पहले कहा कि तमाम इस्लामी ममालिक को इकट्ठे हो जाना चाहिए और इसको अपोज करना चाहिए, वॉर को तब ख़त्म होगी। ये तो ना वो क्या कहते हैं, नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो ये हो सकता है? देखिए ये जो हालात है ना वो इस किस्म के बनने शुरू हो गए हैं कि ये अगर नहीं करेंगे तो फिर सर्वाइवल जो है वो भी फिर आपका जो है मुश्किल हो जाएगा। बिलखुसूस उन ममालिक का जिनके पास जो है वो तगड़ी फ़ौज नहीं है और न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, क्योंकि अब जो दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बेसिकली पहले भी ऐसी था, लेकिन तो आप लंबी बात कर रहे हैं ना, फौरी तौर पे अगर यूनाइटेड नेशन रोक नहीं पा रहा, जो हम कोशिशें कर रहे हैं वो कामयाब नहीं हो पा रही, तो फिर ये कैसे रुकेगी? देखें अभी ये 4 ममालिक ने मिलके एक जगह पे मीटिंग की है, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, पाकिस्तान और तुर्किया, और ये एक समझ लें एक इनिशियल पॉइंट है। इसके अंदर बाकी सारे मुसलमान ममालिक को भी मिलाया जा सकता है। तो एक जो है वो मामला चल पड़ा है, और जैसे जैसे हालात जो हैं वो खित्ते के तब्दील होंगे फिर उसके ऊपर भी जो है वो मजीद। ये 6 अप्रैल की जो डेडलाइन है ट्रंप की, आपके ख्याल में इसके बाद जंग बढ़ेगी या ये डेडलाइन आपके ख्याल में, आपके इतलात के मुताबिक, आपके एनालिसिस के मुताबिक एक्सटेंड हो जाएगी? देखिए ट्रंप साहब अपनी डेडलाइंस एक्सटेंड कर देते हैं, बाद वक़्त नहीं भी करते, लेकिन बहुत ज़्यादा दफ़ा कर भी देते हैं। तो ये ज़्यादातर जो इनकी डेडलाइंस है इसके बारे में बड़ा अच्छा ये ईरान के स्पीकर साहब ने कहा था कि ये बेसिकली ये जो मार्केट्स की मैनिपुलेशन है उसके अंदर इस्तेमाल, और ये पीर को रही है, और वो अभी भाई हमेशा इसी तरह ही करते हैं। उसको टाइम ऐसा करते हैं कि जिस टाइम के ऊपर ये बाइंग सेलिंग का टाइम हो और ये उससे जितना मैक्सिमम पैसा बना सके बना लें। इसके और बल्कि किसी ने कोई फाइनेंशियल एडवाइस भी दी थी और लोगों ने बाद में मार्केट्स में कहा कि हमने उस पर अमल दरामद किया और हमें फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये पंप एंड डंप चल रहा है मार्केट के अंदर। आप तरफ से कह रहे हैं कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं जी, जंग हो भी सकती है डेडलाइन के बाद। लेकिन जंग तो चल रही है ना। आप मुझे बता दें, आपने उनके न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर हमला कर दिया, अगर आपने एस्केलेशन लेटर में देखना है तो न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर हमला करना इज वेरी हाई ऑन दैट लिस्ट। तो फिर सीज फायर तो कोई ना हुआ, फिर डेडलाइन भी कोई सीज फायर। आप मुझे देखें ना जो हालात इस वक्त हैं वो, और इनके जो ये बोल रहे हैं उसके ऊपर आप इतना ना जाएं। आप ये देखेंगे ये कर क्या रहे हैं। ये साथ कह रहे हैं जी सीज फायर का सोचते हैं, और साथ ही ये मेरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट भेज रहे हैं, 82nd एयरबोर्न यूनिट भेज रहे हैं, और उसके बाद जो है वो मुसलसल हमले बढ़ा रहे हैं। तो ये मैं नहीं समझता, ये इन्होंने फैसला किया हुआ है कि ये अभी जंग नहीं रोकने जाते। ये जरूर हो सकता है कि ये चाह रहे होंगे 48 घंटे या 4 दिन के लिए जंग रुक जाए तो हम अपने मामला सीधे कर लें और फिर दोबारा लड़ाई शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया अदरीस अली साहब, अफजल रजा साहब और सेनेटर अफरानुल्लाह साहब हमसे बात करेंगे। और वक्त हो हमारे आज के एडिटोरियल का, जिसमें हम बात करेंगे तालीम में मोबाइल और टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है इंटरनेट का, वो कितना नुकसानदेह साबित हो रहा है। हम चाहते हैं बच्चे हमारे टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करें, लेकिन टेक्नोलॉजी के ज़रिए तालीम हासिल ना करें। ये फ़र्क मलहूज़ खातिर रखना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि दुनिया भर में तरक्की याफ्ता ममालिक में जो जदीद रिसर्च आ रही है उससे साबित हो रहा है कि डिजिटलाइजेशन से ज़्यादा, डिजिटलाइजेशन से ख़ास तौर पे बच्चों की जब ग्रोथ की एज होती है उसमें वो उनकी बहुत सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को अफेक्ट करता है नेगेटिवली। जैसा कि डेनमार्क में 2000 से लेकर 2010 के बीच टेक्नोलॉजी का बढ़ता रुझान देकर स्वीडन ने तालीमी निज़ाम को डिजिटाइज़ किया, लेकिन उसके बाद 2023 में उन्हें वहाँ पे फिजिकल बुक्स और पेन पेपर की जगह मोबाइल और टैबलेट्स दिए गए बच्चों को। लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ है कि इसकी वजह से बच्चों की जो ग्रोथ है वो मुतासर हो रही है और बुरी याददाश्त के मसाइल, क्रिटिकल थिंकिंग और यहाँ तक कि वोकैबुलरी बच्चों को नहीं पता चलती। और इसी बुनियाद पर अब 2023 में ये फैसला किया कि स्वीडन में तालीमी निज़ाम को तब्दील किया जाएगा, स्क्रीन टाइम को कम करके किताबें पढ़ने और हाथ से लिखने की, पेन और पेपर पे लिखने की आदतें डेवलप करवाई जाएंगी। ख़ास तौर पे 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए कानून बन गया कि स्कूल में गैजेट्स इस्तेमाल नहीं होंगे। और इसके अलावा नॉर्वे ने 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। नीदरलैंड और फ्रांस में भी मिडिल स्कूल तक स्कूल में फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी है और टैबलेट्स भी। इसके अलावा इस एडिटोरियल का हमारा आज का मकसद ये है कि इन ममालिक से हम सीखें
हमारे मुल्क में भी इस पर तवज्जो दी जानी चाहिए और छोटे बच्चों का स्क्रीन टाइम जो अब 8 से 10 घंटे तक होता है उसको ख़त्म करें, कम तो करें, ख़त्म ही कर दें तो अच्छा है, वरना वो फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, उनके दिमाग की डेवलपमेंट नहीं होती और कम उम्री में ही वो डम बन जाते हैं, जैसा कि आप आजकल की जेन ज़ी को देख ही रहे हैं। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।